गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग सब अच्छे हैं, घर पर हैं। हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो अप टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया है। ओके, तो सबसे पहले वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें कुछ चीजों को इंक्लूड की गई थी और कुछ चीजों को एक्सक्लूड की गई थी। तीन ऐसे आइटम्स थे जिसको एक्सक्लूड की गई थी और कुछ ऐसे आइटम्स थे जिनको इंक्लूड की गई थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, गुड्स के क्लासिफिकेशन को। गुड्स क्लासिफाई की गई थी, वन एग्जिस्टिंग गुड, एग्जिस्टिंग, दूसरा फ्यूचर और तीसरा कंटिजेंट गुड। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा बताइए? एसेंशियल्स ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एसेंशियल्स ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हैं तो क्या क्या एसेंशियल है? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल और SALE एंड अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस पढ़ा था। अग्रीमेंट टू सेल, है ना, का डिफरेंस पढ़ा था। ओके, अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आज जो टॉपिक कवर करने वाले, तो 4 टॉपिक हमने पढ़ लिया है। आई होप 4 या 5 टॉपिक और बच जाएंगे जो आप लोगों को पढ़ना है। मैंने काफी शॉर्ट में पढ़ाया है। उतना इतना वर्क इज इनफ, दैट आई कैन से, इतना वर्क इनफ है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो गोइंग विल बी गुड फाइन फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, हो जाएगा आपका प्रिपरेशन। अच्छा, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज, चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, फ्रेश पेज। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इम्प्लाइड कंडीशन। ओके, इम्प्लाइड कंडीशन होता क्या है? जब भी आप कोई गुड खरीदते हो, जब भी कोई आप सामान खरीदते हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ चीजें तो होंगी ही होंगी, है ना। कुछ चीजें इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का हिंदी मीनिंग ही क्या होता है? इम्प्लाइड का हिंदी मीनिंग बताइए। सो इम्प्लाइड का हिंदी मीनिंग ही होता है निश्चित, मतलब वो तो होना ही है, वो तो इम्प्लाइड है, निश्चित। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, है ना, निश्चित, मतलब वो तो होना ही है, बेसिक मतलब है। अच्छा, तो आप कोई भी चीज को खरीदते हो तो आप कुछ कंडीशंस को मानते हो कि वो होना ही होना है। जैसे अगर आप कोई सोफा लेकर आते हो शॉप से, एक सोफा लेकर आते हो शॉप से, तो आप क्या समझते हो? अगर आप इसको परचेज करके ला रहे हो, परचेज कर कर ला रहे हो, रुपीज मान लीजिए आप 25,000 के लिए इसको परचेज करके ला रहे हो, तो आप क्या समझते हैं? ये सोफा जो है वो, उसकी ओनरशिप आपको मिल जाएगी, है ना। आप ये तो नहीं समझते हो कि ये जो सेलर है, इस सोफे का जो सेलर है, वो चोर हो। आप सोचते हो कि ये थीफ हो, और कोई थीफ आपको सामान बेच रहा है। जब कोई थीफ आपको सामान बेचेगा तो क्या वो सामान आपको मतलब पूरे राइट के साथ मिलेगा? नहीं। इसलिए जब भी आप राइट परचेज करते हो, इसका मतलब जब आप धूर्त से, मतलब किसी थीफ से नहीं कर रहे हो, या किसी ऐसे पर्सन से नहीं कर रहे हो जो चोरी करता है, तो आप जब भी दुकानदार के पास, सेलर के पास जाते हो, तो आप यही समझते हो कि ये सोफा या ये सामान जो भी है ये इसका है, और ये सही हक पर आपको बेच रहा है। इसका मतलब जो आपको भी ओनरशिप मिले, पहले जिसके पास ओनरशिप है उसके पास भी ओनरशिप सही है, और जो आपको मिलेगी वो भी सही मिलेगी। तो कुछ इस तरह के कंडीशंस होते हैं जो कि इम्प्लाइड होते हैं, निश्चित होते हैं कि वो तो होने ही होने जब आप गुड खरीदते हो। तो एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कुछ कंडीशंस बताई हुई है कि वो आप गुड जब खरीदे हो तो इम्प्लाइड है, वो निश्चित है कि आपके गुड्स के साथ वो कंडीशन आपको मिलेगी। जैसे कि पहला पहला लिखा हुआ है, पहला ए, फर्स्ट नंबर है आपका कंडीशन एज टू टाइटल। इसका मतलब कंडीशन एज टू टाइटल कहने का मतलब क्या है? आप लोग साथ साथ में नोट कर लेंगे, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो साथ साथ में नोट कीजिए। ओके, देखिए कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल कहने का मतलब जब भी आप कोई गुड खरीदोगे, वो एग्जिस्टिंग गुड हो या फिर वो फ्यूचर गुड हो, कोई भी गुड हो, उस गुड के साथ जो आपको टाइटल मिलेगा वो प्योर टाइटल मिलेगा। टाइटल प्योर मिलेगा, मतलब
टाइटल में कोई लफड़ा नहीं होगा, डिस्प्यूटेड नहीं होगा। कहने का मतलब ये नहीं कि चोरी वाला, अगर कोई चोरी वाला गाड़ी आपको बेचेगा तो आपको भी जो टाइटल मिलेगा वो खराब टाइटल मिलेगा आपको। हो सकता है चोरी वाला गाड़ी आप लेंगे तो उस गाड़ी को भी सील किया जा सकता है ना। तो आप समझते हैं कि जब भी आप कोई सामान लेने जाते हैं तो उस गुड में, उस सामान में कंडीशन एज टू टाइटल रहता है। मतलब जब आप लेंगे, उस गुड को खरीदेंगे, वो एग्जिस्टिंग गुड हो या फ्यूचर गुड हो। एग्जिस्टिंग कहने का मतलब वो रीडली अवेलेबल है तुरंत परचेज करने पे, और फ्यूचर मतलब जिसके ऑर्डर देकर आप उसको रेडी करवाते हो। गुड कोई भी हो, लेकिन जब आपको टाइटल मिलेगा तो वो टाइटल अफेक्टेड या बुरा नहीं होना चाहिए, वो टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक आप लोग को लैटिन वर्ड जानना है। चलिए चलिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ, आप लोग को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, एक लैटिन वर्ड है जिसको कहते हैं नेमो डैट क्वेड नॉट हैबिट। लिख लीजिए, नेमो, NEMO, नेमो, DAT डैट, क्वेड नॉट हैबिट, QOD लिखते हैं ना, क्वेड, नॉन हैबिट। इसका मतलब वन कैनॉट गिव व्हाट वन डज नॉट हैव, ठीक है। चलिए मीनिंग भी लिख लीजिए, यहाँ पर मीनिंग लिख लीजिए नीचे में। वन, इसको डिलीट कीजिए। वन कैनॉट गिव व्हाट वन डज नॉट हैव, ठीक है। कैनॉट गिव व्हाट वन डज नॉट हैव, ठीक है। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ, जो सेलर आपको सामान सेल कर रहा है वो सच में उस सेलर का सामान होना चाहिए। जो सेलर आपको सामान सेल कर रहा है वो सेलर का, कम से कम जो कार आपको सेल कर रहा था या जो सोफा आपको सेल कर रहा था वो तो इसका होगा, तभी तो ये सेल कर रहा है। कोई भी वो सामान नहीं सेल कर सकता है जब तक वो सामान उसका नहीं हो। जो चोरी करके वो सामान लाया वो आगे कैसे सेल कर सकता है, वो नहीं सेल कर सकता है। इसको हम लोग लैटिन में बोलते हैं नेमो डैट क्वेड नॉट हैव, नो वन कैन गिव व्हाट वन डज नॉट हैव। इसका मतलब कि मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि अगर एक पेन है, अगर मेरा पेन क्लास में छूट जाता है, अगर मेरा पेन क्लास में छूट जाता है तो क्या आप मेरे पेन को सेल कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं सेल कर सकते, क्योंकि ये पेन आपकी नहीं है। इस पेन पर राइट किसका, इस पेन पे ओनरशिप किसका है, मैम का है। इस पेन पर ओनरशिप मैम का है। तो जब तक ओनर सेल नहीं करेगा, अगर कोई बंदा आपसे खरीदता है, अगर मान लीजिए आप ए हैं और आप सेल कर रहे हैं जबकि ये पेन आपकी नहीं थी, अगर कोई बी बंदा आपसे परचेज कर लेता है और मैं कभी उस पेन को देखती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, ये मेरा है, मैं उसको छीन लूंगी, हक से ले लूंगी, क्योंकि इसकी ओनर तो मैं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ ओनर को हक है सेल करने का। इसका मतलब ये पेन सिर्फ और सिर्फ मैं बी को सेल कर सकती हूँ, आप नहीं सेल करते। अगर आप सेल करते हैं तो आप भी गलत और ये बंदा भी गलत। इसका मतलब नो वन कैन सेल व्हाट वन डज नॉट हैव, ठीक है। तो ये आपकी पेन नहीं थी इसलिए आप सेल नहीं कर सकते। अगर मेरी पेन गलती से छूट जाती है वहां तो आपको हक नहीं है सेल करने का। समझ में आ गया? कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब यही है, वो गुड एग्जिस्टिंग हो या फ्यूचर हो, लेकिन उसका टाइटल डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। जब आप किसी सेलर से ले रहे हैं तो उसका टाइटल प्योर होना चाहिए। टाइटल शुड बी प्योर, डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए। वो सेलर का एक्चुअल में होना चाहिए, तभी वो सेल कर सकता है, ठीक है। ये पेन वाला एग्जाम्पल आप एग्जाम में डाल सकते हैं। ओके, चलिए मैं सेकंड कंडीशन बताती हूँ। ए हो गया, पॉइंट नंबर ए इज डन। ओके, मूविंग टू पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी देखिएगा क्या है, साथ साथ में नोट करते जाइएगा, है ना। इट विल बेनिफिशियल फॉर योर रिवीजन ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल, इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो, जैसे आप बेसिकली राइस लेने जाते हो, ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर आपको एक उसके पास बोरी रहती है बड़ी सी, उसमें से कुछ राइस वो हाथ में निकाल करके दिखाता है, सैंपल दिखाता है ना। ये क्या है, सैंपल है ना। और ये क्या है, ये बल्क है। ये पूरा बोरी है, 50 kg की बोरी है मान लीजिए, है ना। और ये सैंपल है, आपको ये सैंपल निकाल कर दिखाता है। तो आप सैंपल को देखते हो और फिर बोलते हो, ऑर्डर करते हो। ऑर्डर क्या करते हो, ऑर्डर करते हो 2 kg या 5 kg राइस बैग में डाल देने के लिए, राइट। आप ऐसा ऑर्डर करते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो तो बासमती आपको दिख रहा है, ठीक है। घर लाकर जब ये 5 kg आप खोलोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये बासमती ही हो, है ना। आप ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि
यहाँ तक बासमती है और नीचे कोई और चावल है, अगर ये नीचे से निकाल के दे तो आपको अलग मिले। इसका मतलब जब दुकानदार आपको कोई भी गुड सेल करता है, सैंपल दिखा के दिखाता है कि ये चावल ऐसा है, ये चीनी ऐसी है, ये दाल ऐसा है, अगर ऐसा दिखा के सेल करता है तो जैसा सैंपल दिखाता है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा होल जो हम खरीद रहे हैं, बल्क जो खरीद रहे हैं, होल गुड शुड बी सेम एज सैंपल। होल गुड शुड बी सेम एज सैंपल, शुड बी सेम एज सैंपल। वो कैसा होना चाहिए? सैंपल की तरह होना चाहिए। मतलब वो जैसा चावल दिखा रहा है मेरे को, जब ये पूरे 50 kg वाले बैग के किसी भी कोने से निकाल कर दे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा 5 kg वाला बोरा भी, मेरी 5 kg वाली छोटी सी बैग जो है वो भी वैसे ही सैंपल बल्क के जैसे ही हो, मतलब जो सैंपल दिखाया वो पूरा सेम टू सेम हो। अच्छा, ये इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड कंडीशन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इम्प्लाइड कंडीशन कहने का मतलब, इम्प्लाइड कंडीशन कहने का मतलब क्या है? कुछ कंडीशन जो कि है ही है, हम सोच कर चलते हैं, निश्चित होकर चलते हैं कि वो तो है ही है। ठीक है, आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। सेल बाय सैंपल, अगर शॉपकीपर आपको सैंपल दिखाकर कोई सामान सेल करता है, इसका मतलब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सैंपल के जैसा ही आपका ये गुड जो आप परचेज करके ले जा रहे हैं वो हो। अगर ऐसा रहा कि यहाँ पर जो वो दिखाता है वो बासमती राइस दिखाता है और यहाँ जाकर वो कोई मोटी वाली चावल निकल जाए, तो फिर आप क्या करोगे? दुकानदार के पास जाओगे और क्या करोगे? गुड्स को रिटर्न कर दोगे। गुड्स रिटर्न, आपको रेमेडी क्या मिलेगी? कहने का मतलब कि अगर आपके साथ धोखा होगा, अगर आपके साथ धोखा होगा तो आपको रेमेडी क्या मिलेगी? रेमेडी क्या अवेलेबल है? अगर किसी के साथ धोखा होगा तो उसको रेमेडी अवेलेबल है कि रिटर्न द गुड्स एंड रिटर्न द मनी। गुड्स को रिटर्न करो और पैसे को वापस करो, है ना? ठीक है, रिटर्न द गुड्स एंड रिकवर द प्राइस। प्राइस को रिकवर कर लो, जो भी आपका पैसे का नुकसान हुआ है, जो भी आपने राइस मतलब उससे लिया और गलत दे दिया उसने, तो उस पैसे को आप रिकवर कर लोगे। तो यहाँ पे रिकवर द प्राइस। अच्छा, हर एक केस में अगर आपके साथ गलत होता है तो आप क्या करोगे? अगर इस केस में कंडीशन एज टू टाइटल में अगर गलत होगा तो आप क्या करोगे? सेम काम करोगे, रिटर्न द गुड्स रिकवर द प्राइस। लिख लीजिएगा यहाँ पे प्लेस में, यहाँ हैश मार्क देके लिख लीजिएगा, रिटर्न द गुड्स रिकवर द प्राइस। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मैं समझाते जाती हूँ, अगर कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से वीडियो बनाया जाएगा, फिर से टॉपिक को समझाया जाएगा। ठीक है, अभी मैं मुझे लगता है पॉइंट्स थोड़े सिंपल है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। ओके, पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। हम याद रखेंगे, आप लोग पढ़ रहे हैं इम्प्लाइड कंडीशन। कहने का मतलब कुछ कंडीशन जो आप गुड्स खरीदते हो तो वो इम्प्लाइड है, वो निश्चित है, वो होना ही होना है। पहला हमने पढ़ा क्या होना चाहिए? टाइटल। इसका मतलब टाइटल जो आप लोग को मिल रहा है वो प्योर होना चाहिए। आप कभी नहीं सोचेंगे हम जो सोफा खरीद के ला रहे हैं किसी और के चोरी का माल है ना? ओके, नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल कहने का मतलब क्या है? जैसा सैंपल दिखाया जा रहा है वैसा ही आपको वो गुड मिलना चाहिए। तीसरा हो गया सेल बाय डिस्क्रिप्शन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? कई बार आप जब मोबाइल फोन लेने जाते हो, एग्जाम्पल में लिख लीजिए मोबाइल फोन, या फिर टीवी लेने जाते हो, है ना? तो आप या ऐसे कोई गैजेट्स लेने जाते हो, तो होता क्या है? तो होता क्या है कि शॉपकीपर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे मोबाइल फोन लेने जाते हो तो क्या देता है? आपको बताता है ना वो कि इसमें कितने जीबी रैम है, कितना जीबी रोम है, एंड ऑल, क्या क्या इसमें फंक्शंस है, क्या क्या डेटा है, कितने आपको स्पेस अवेलेबल है ना? कौन सा सॉफ्टवेयर है ना? कौन सा आपको, जैसे कि आपको बोला कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन, तो जब मोबाइल फोन ले रहे हो जा रहे हो तो वो बोला कि 64 GB इसके अंदर है ना स्पेस है, रैम है आपका, 64 GB स्पेस है, और फिर इसमें जो जो सॉफ्टवेयर उसने बताया वो है। इसका मतलब आप क्या उस स्पेस को देखने जा रहे हैं? आप क्या उस इसको सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं? आप क्या नेकेड आईज से अपने आंख से दिख रहा है आपको वो स्पेस और सॉफ्टवेयर? नहीं दिख रहा है। वो क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका बता रहा है। इसका मतलब कि जब आप फोन लेकर घर जाओगे तो आपको 64 GB मिलना चाहिए ना उसमें। अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप उस फोन को वापस कर दोगे और पैसे रिकवर कर लोगे। नॉर्मल सा बात है। इसका मतलब जो चीज को डिस्क्रिप्शन के थ्रू शॉपकीपर सेल कर रहा है, जिस चीज को निकाल कर वो दिखा नहीं सकता, जैसे यहाँ तो सैंपल दिखा, चावल निकाल के दिखा सकता था सैंपल, है ना? लेकिन जब वो डिस्क्रिप्शन से सेल कर रहा है, मतलब दिखा नहीं सकता, कुछ ऐसा स्पेस है या सॉफ्टवेयर है, कुछ ऐसी चीज है जिसको वो दिखा नहीं सकता है, बल्कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे सकता है। इसका मतलब बायर जो है वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि शॉपकीपर जो दिखा रहा है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जैसा वो बोल रहा है वैसा ही सेम टू सेम
उसका गुड होगा, गुड्स कैसा होगा, सेम टू सेम होगा जैसा वो डिस्क्रिप्शन देगा। अगर बोल रहा है कि 64 GB है उसमें स्पेस तो 64 GB होगा। अगर वो बोल रहा है ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ये सॉफ्टवेयर है, तो वो होगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर बायर या फिर जो भी पार्टी जिसको नुकसान हुआ, बायर को क्या रेमेडी अवेलेबल है, बायर को रेमेडी अवेलेबल है रिटर्न द गुड, रेमेडी क्या है, रिटर्न द गुड एंड रिकवर द प्राइस, राइट। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, मूविंग टू पॉइंट नंबर डी। इसमें पॉइंट नंबर डी देखिए, पॉइंट नंबर डी, और क्या इम्प्लाइड कंडीशन है, और क्या इम्प्लाइड कंडीशन है, और है, एक हो गया आपका सेल बाय सैंपल, एक हो गया सेल बाय डिस्क्रिप्शन, एक होता है सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ऐसा क्या होता है, जरा एग्जांपल सोचिएगा, मैं लिख रही हूँ तब तक आप एग्जांपल सोचिए। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, ऐसे कौन से गुड है जिसको आपको सैंपल भी दिखाया जाता है और डिस्क्रिप्शन भी दी जाती है, ऐसे कौन से गुड्स हैं। ओके, अगर आप मोबाइल फोन लेने जाते हो तो वो आपको मोबाइल फोन का सैंपल भी दिखाते हैं, है ना, उसका मोबाइल फोन का सैंपल भी दिखाते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर का 64 GB आपको डेटा भी बताते हैं। इसका मतलब ये दिखा रहे हैं कि कोई आपका ओरिजिनल फोन वो निकाल कर डब्बा खोलकर नहीं दिखाते हैं, बल्कि उनके पास एक सैंपल मोबाइल फोन रहता है, सैंपल मोबाइल फोन रहता है, जिसको वो दिखाते हैं और बताते हैं कि इसकी मेटेलिक बॉडी है ना, इसकी मेटेलिक बॉडी है और इसमें 64 GB है। मेटालिक बॉडी जब वो निकाल कर किसी फोन का दिखा रहे हैं तो वो हो गया बाय सैंपल, और जब वो 64 GB की बात कर रहे हैं तो वो हो गया बाय डिस्क्रिप्शन, राइट। तो वो हो गया बाय डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये ऐसा गुड है जिसको सैंपल से भी सेल की जा रही है, जिसमें सैंपल भी यूज किया जा रहा है क्योंकि वो मेटालिक बॉडी की बात हो रही है। नेक्स्ट वो जब 64 GB बता रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन की बात करें। इसका मतलब ये ऐसा ये यहाँ पर शॉपकीपर कुछ ऐसा गुड बेच रहा है जिसमें सैंपल भी दिखा रहा है और डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है। अगर बायर को गुड जब वो घर लेकर जाता है, बायर घर लेकर जाता है और उसको मान लीजिए 64 GB तो मिल गया, बट जब वो डब्बा खोलता है तो प्लास्टिक बॉडी था मोबाइल का, मोबाइल की जो बैक कवर थी वो प्लास्टिक बॉडी थी, जबकि जब उसने सैंपल दिखाया था तो उसने कहा था कि मेटालिक बॉडी है। तो बायर क्या कर सकता है, बायर इस गुड्स को रिटर्न कर सकता है, रिटर्न द गुड्स एंड रिकवर द प्राइस, और प्राइस को रिकवर कर सकता है, राइट, राइट, रिकवर कर सकता है। ओके, इसका मतलब अगर डिस्क्रिप्शन तो सही था लेकिन सैंपल सही नहीं था, मतलब ये सही नहीं था, ऑल्दो ये सही था, फिर भी उसको बायर को, जो पार्टी नुकसान में है, उसको रेमेडी मिलेगा, उसको गुड्स रिटर्न करने मिलेगा और उसका प्राइस उसको वापस मिल जाएगा। ओके ओके, मान लीजिए होता क्या है इस बार, क्या होता है कि ये तो मेटालिक बॉडी थी, वो गुड जो आप मोबाइल फोन ले गए हैं उसकी बिल्कुल वही मेटालिक बॉडी है जैसा उसने सैंपल दिखाया। हावेवर इसमें 34 GB ही है। इसका मतलब जैसा शॉपकीपर ने डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन सैंपल के अकॉर्डिंग है। कहने का मतलब इस बार ये सही है बट ये गलत है। अगर ऐसा भी होता है फिर भी बायर यू कैन टेक द रेमेडी, बायर यू कैन टेक द रेमेडी। क्यों आपको रेमेडी मिलेगा, क्योंकि उसने कहा था कि जो गुड मैं दिखा रहा हूँ वो दिखेगा ऐसा और उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा होगा, बल्कि डिस्क्रिप्शन तो गलत था, दिखने में भले ही सेम था। तो फिर भी इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर सेलर वायलेट करता है, उसका मजाक उड़ाता है, तो फिर सेलर को वो गुड्स रिटर्न लेना पड़ेगा और प्राइस वापस देना पड़ेगा। आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप कोई भी गुड खरीदते हो तो इतना तो आप एक्सपेक्ट करते ही करते हो, ठीक है। तो इसमें अपने लोग 3 कंडीशन कर देते हैं। पहला कंडीशन मानिए कि जो गुड आपने खरीदा है, गुड्स जो आपने परचेज की है, वो क्या हो रहा है आप लिखते जाएंगे, ठीक है। गुड्स करेस्पॉन्ड टू, मतलब कि सैंपल से तो करेस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब सैंपल तो वैसा ही है जैसा उसने दिखाया था, बट क्या नहीं है, बट नॉट टू डिस्क्रिप्शन, लेकिन डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो वैसा नहीं है ना। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड हो जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, अगर गुड्स
जो आप लेकर आए हैं घर पर वो करेस्पॉन्ड, वो सेम टू सेम लग तो रहा है, करेस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन, बट डिस्क्रिप्शन से करेस्पॉन्ड कर रहा है, बट नॉट टू सैंपल, लेकिन सैंपल के जैसा नहीं है, जैसा सैंपल दिखाया गया था वैसा नहीं है, तो क्या करोगे? तो भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइड कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा? जब आप एग्जाम में ये सारा कुछ लिखेंगे, ठीक है, गुड्स करेस्पॉन्ड टू सैंपल, मतलब गुड्स सैंपल के जैसा भी है, और गुड्स एंड टू डिस्क्रिप्शन, और गुड्स डिस्क्रिप्शन के जैसा भी है, जैसा डिस्क्राइब किया गया था गुड्स वैसा ही है। सिर्फ इसी केस में कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, अदरवाइज दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था। साथ ही साथ में आप रेमेडी जो देंगे वो रेमेडी यहाँ लिख देंगे। अगर आपके साथ वो ऊपर दोनों केस हुआ तो फिर रिकवर द प्राइस एंड रिटर्न द गुड, ठीक है, यही होगा आपके साथ, रिटर्न द गुड्स। ओके, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग किसी को? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पॉइंट नंबर ई बताती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। ये है मर्चेंटेबल क्वालिटी, मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल का मतलब आप लोग मर्केंटाइल जानते हैं, बिजनेस में यूज होता है। कहने का मतलब जो गुड सेलर सेल कर रहा है वो सेल करने लायक हो, वो सेल करने लायक हो, मतलब इसका कंडीशन क्वालिटी जो होना चाहिए ना, इसकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो अच्छे क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, वो बेचने लायक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि ये अगर कोई ऑरेंज सेल कर रहा है, ठीक है, जो कि बाहर से देखने में बिल्कुल अच्छा है, मानिए ये ऑरेंज सेल कर रहा था, जो कि बाहर से देखने में बिल्कुल अच्छा है, बट अंदर से वो पूरा राइप है, मतलब गल गया है, पूरा पक गया है, तो आप इसको ले जाओगे और थोड़ी देर रखोगे और ये क्या हो जाएगा? खराब, बैड कंडीशन में आ जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, कभी भी सेलर को ऐसा गुड नहीं सेल करना चाहिए, और अगर ऐसा गुड सेल कर रहा है, अगर राइप मैंगो सेल कर रहा है या राइप ऑरेंज सेल कर रहा है, पका हुआ सेल कर रहा है, तो उसको बता देना है कि भैया आप इसको एक दिन में, वन डे में खा जाना है, इसको रखना नहीं है, वन डे में आपको इसको खा जाना है ना। तो इसका मतलब गुड्स जो आप बेच रहे हो वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। अगर वो मर्चेंटेबल का क्वालिटी का नहीं, अगर वो बेचने लायक नहीं है, तो सेलर व्हाई आर यू सेलिंग, क्यों आप बेच रहे हो? इसका मतलब गुड्स हमेशा हमेशा बेचने की क्वालिटी में होना चाहिए, इसका मतलब उसका क्वालिटी जो होना चाहिए वो बेचने लायक होना चाहिए। अगर वो राइपन है, पका हुआ है, तो उसको बता देना है, ठीक है, इन्फॉर्म कर देना है। इसका मतलब कोई बंदा, कोई मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस किसको बोलते हैं? ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी, कहने का मतलब ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिए, PRUDENC, है ना। ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब नॉर्मल आदमी, कोई जो नॉर्मल आदमी है वो अगर खरीदने जाता है, लेने जाता है, तो उसको अपनी आंख से देख के समझ में आना चाहिए कि गुड्स की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसमें कोई भी चीज हिडन नहीं होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है कि वो हिडन है और बाहर से देखने में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से उसका क्वालिटी खराब था या जहरीला था या किसी भी तरह से खाने लायक नहीं था, ठीक है, तो फिर वो गुड्स बेकार हो जाएगा, और वो गुड्स सेलर को सेल ही नहीं करना चाहिए था। मतलब सिर्फ सेलर को कैसा गुड सेलर करना चाहिए, सेल करना चाहिए, वही गुड सेल करने चाहिए जो मर्चेंटेबल क्वालिटी के हों, राइट। ओके, तो आप इसमें कुछ लिख लेंगे, कंडीशंस लिख लेंगे। चलिए यहाँ लिखिए कंडीशंस, कंडीशंस तो मैंने मोटा मोटी समझा दिया है कि यहाँ ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब नॉर्मल आदमी क्या लेने जाए तो उसको समझ में आना चाहिए, कोई भी हिडन उसमें धोखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिखिए, गुड्स शुड नॉट बी, मैं लिख दूं? ओके, गुड्स आर, लिखिए, गुड्स आर फ्री फ्रॉम, मतलब गुड्स के अंदर होना नहीं चाहिए, गुड्स आर फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट, लेटेंट हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, लेटेंट लिखिए या हिडन लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। गुड्स आर हिडन, गुड्स आर फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट, लेटेंट लिखिए या हिडन लिखिए, सेम ही है, ठीक है। मतलब गुड्स के अंदर कोई भी छुपा हुआ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ ऐसा सेल कर रहा है सेलर, तो फिर सेलर गलत कर रहा है, उसके ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। गुड्स आर ऑफ, गुड्स आर ऑफ मार्केटेबल क्वालिटी, मार्केटेबल, मार्केटेबल, मार्केटेबल मतलब बेचने लायक, जो मार्केट में बिक रहा हो,
है ना, मार्केटेबल क्वालिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा, गुड्स कैन बी, मतलब गुड्स जो आप बेच रहे हो सेलर, वो उस लायक होना चाहिए जिस चीज के लिए, जैसे ऑरेंज खरीद कर ले जाए खाने लायक, खाने के लिए, अगर वो ऑरेंज खाने लायक ही नहीं है तो फिर गुड्स खरीद, उस ऑरेंज को खरीदने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर ब्रॉट, गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस, मतलब वो उस पर्पस के लिए यूज हो पाए, जिस पर्पस के लिए उसको खरीदा जा रहा है, गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच इट हैज बीन परचेज्ड, for which they are brought for, इसका मतलब जो जिस सामान को आप जिस चीज में यूज करने के लिए खरीद रहे हैं वो उस लायक हो, ठीक है। ओके, ठीक है। अगर आप मान लीजिए, हम एक टिपिकल एग्जांपल दे देती हूँ आप लोग को, ये वाला, गुड्स कैन बी यूज फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर ब्रॉट, अगर आप कोई घड़ी खरीदते हैं, क्लॉक, और वो घड़ी 5 मिनट लेट टाइम दिखाता है, लेट 5 मिनट लेट, वो हमेशा जो टाइम दिखाएगा ना 5 मिनट लेट दिखाएगा, क्या घड़ी खरीदने का कोई फायदा हुआ? नहीं, घड़ी खरीदने का मतलब ही है कि वो बिल्कुल सही टाइम दिखाए, है ना। तो यही मैं कह रही हूँ कि जिस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। ओके, तो अपना पॉइंट्स क्या क्या कवर हो गया, पहला हो गया कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू सैंपल, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, फिर आ गया सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, फिर आ गया क्या हो गया, मर्चेंटेबल क्वालिटी। ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर एफ हो जाएगा, पॉइंट नंबर एफ, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा जा रहा है, होलसमनेस, होलसमनेस, होलसमनेस। ओके, मेरे को बताइए होलसमनेस का लिटरल मीनिंग क्या है, डिक्शनरी में अगर आप इसका मीनिंग खोजने जाते हो तो क्या दिखता है, क्या लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट बोलिए या मतलब होलसम मतलब कंप्लीट हो, शुड नॉट बी डिफेक्टेड, किसी तरह का उसमें डिफेक्ट नहीं हो, शुड नॉट बी स्पॉइल्ड, मतलब ये बेकार नहीं हो, नॉट लगा दीजिए ना, शुड नॉट बी स्पॉइल्ड, ये बिल्कुल बेकार नहीं हो, शुड नॉट बी स्पॉइल्ड, कहने का मतलब क्या है, फिट हो, फिट फॉर पर्पस हो, या फिर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट बोलिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर आप बोलिए क्या हो सकता है ये, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसका मतलब आदमी के खाने लायक होना चाहिए, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर आप कोई गुड ऐसा बेच रहे हो जो कि खाने वाला चीज है तो वो होलसमनेस होना चाहिए उसके अंदर, होलसमनेस कहने का मतलब वो खराब नहीं होना चाहिए, जैसे आप दवा बेच रहे हो तो दवा एक्सपायर नहीं बेचना चाहिए, अगर आप कुछ खाने के आइटम बेच रहे हो तो उसमें भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, मतलब वो किस लायक होना चाहिए, वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होना चाहिए, अगर वो इंसान खाए तो वो खाकर परेशान या बीमार ना हो। जैसे कि अगर आप दूध बेच रहे हो और फटा हुआ दूध जानते हो, जो दूध फट जाता है ना, तो उसको कहते हैं स्प्लिट मिल्क, स्पिल्ट बोलते हैं, स्पिल्ट मिल्क। तो अगर आप दूध लेने गए हो दुकानदार से और अगर आपको वो फटा हुआ दूध दे दे तो उसका कोई मीनिंग निकलता है? नहीं। इसका मतलब जब आप दूध खरीदने जाते हो तो आप कंडीशन, मतलब आप जानते हो इम्प्लाइड, कुछ निश्चित सोचते हो कि ये दूध फटा हुआ तो नहीं होगा, इन केस अगर वो दूध फटा हुआ निकलता है तो आप दुकानदार को जाके वापस कर देते हो, इसका मतलब इस जब दूध खरीदने जा रहे हो तो आप मान रहे हो कि वो दूध कैसा है, होलसम है, होलसम मतलब खाने लायक है ना, ठीक है। जब आप ऑरेंज खरीद रहे थे तो आप मान रहे थे कि ऑरेंज खाने लायक है, जब आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपको लगता है कि वो मेडिसिन लेने लायक है, इसका मतलब क्या है कि होलसमनेस है, इसका मतलब कि सेलर सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स को सेल कर रहा है जो होलसम है, इसका मतलब कहने का मतलब कुछ सारे गुड्स जो सेलर सेल कर रहा है उन सारे गुड्स में इम्प्लाइड कंडीशन है जो कि फुलफिल होना ही होना है। ओके, वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन पॉइंट जो है अपना लास्ट पॉइंट, चलिए देख लेते हैं क्या है। ओके, लास्ट पॉइंट है क्वालिटी और फिटनेस ऑफ पर्पस, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, मैं समझाती हूँ आपको, आराम से समझा रही हूँ ना। लास्ट पॉइंट है क्वालिटी और फिटनेस ऑफ पर्पस, फिटनेस ऑफ पर्पस, कहने का मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आप ड्रेस बनवाना चाहते हो, ठीक है, बट आपको कुछ ड्रेस बनवाना चाहते हो या ड्रेस लेने जाते हो शॉप में, ठीक है,
तो आपको समझ में नहीं आता कैसा लूं कैसा नहीं लूं, हाँ, और आपके साथ कोई फ्रेंड्स भी नहीं गया, तो आप क्या करते हो, शॉपकीपर से, अगर आप ड्रेस बनवाने जाते हो, लेने जाते हो, तो शॉपकीपर से, या फिर जो शॉपकीपर नहीं बोलेंगे उसको, जो आपके मतलब वहां पर रहते हैं, जो हेल्पर रहते हैं, जो ड्रेस आपको दिखाते हैं ना, तो उनसे आप क्या बोलते हो, उनसे आप अपना ओकेजन बताते हो कि मुझे कॉलेज फेस्ट में जाना है, या फिर मेरे घर में शादी है, या फिर मेरी शादी है ना, इस तरह का कोई भी जो भी ओकेजन रहता है, वो ओकेजन बताते हो, और ओकेजन के अकॉर्डिंग वो आपको क्या करते हैं, कुछ कपड़े सजेस्ट करते हैं, ठीक है। आपको ओकेजन के अकॉर्डिंग कपड़े सजेस्ट करते हैं और आप उसको परचेज कर लेते हो। इसका मतलब यहाँ आप किस पर डिपेंडेंट हो, यहाँ आप सेलर के ऊपर, शॉपकीपर के ऊपर डिपेंडेंट हो। कब शॉपकीपर के ऊपर कब डिपेंडेंट हो, जब उसको आप अपना पर्पस बता रहे हो, और क्या बता रहे हो, पर्पस बता रहे हो और ओकेजन बता रहे हो, है ना, ठीक है। तो वो जो सजेस्ट करता है आप मानते हो कि वो अच्छा है, और आप वही समझ कर लेकर आते हो। इसका मतलब यहाँ इम्प्लाइड कंडीशन क्या आ रहा है, यहाँ इम्प्लाइड कंडीशन आ रहा है कि जब आपने सब कुछ अपना पर्पस और ओकेजन सब कुछ बता दिया बिना उससे कुछ छुपाए, इसका मतलब अब जो वो डिसीजन दे, अब जो वो सजेशन दे बेसिकली सेलर, वो बिल्कुल क्वालिटी, उस क्वालिटी का हो, और जिस पर्पस के लिए आप खरीद रहे हो उस पर्पस में फिट बैठे, ठीक है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मानिए आप कार लेने जाते हो, जब पहली दफा आप कार लेने जाते हो तो बहुत सारे कार के फीचर्स और बहुत सारे आपको स्पेशल क्वालिटीज नहीं पता होते, स्पेशल फीचर्स नहीं पता होते, तो आप अपना पर्पस बताते हो कि आपके घर में इतने फैमिली मेंबर्स हैं, आपका बजट ये है, आप अपना बजट बताते हो, आप अपने रेंज बजट को बताते हो, साथ ही साथ में आप अपने डिमांड मतलब बताते हो कि मुझे क्या क्या स्पेसिफिकेशंस बेसिकली वहां चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आप ढूंढ रहे हो, है ना, स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताते हो। अकॉर्डिंगली आपको कार सेलर जो होता है वो सजेस्ट करता है कोई गाड़ी, है ना, और जब आप उस सजेशन के अकॉर्डिंग लेते हो तो वो उस पर्पस के लिए फिट बैठना चाहिए। मान लीजिए आप बोलते हो कि मुझे रेसिंग कार चाहिए क्योंकि मुझे ट्रैकिंग करनी है, आपको मान लीजिए रेसिंग कार मैं बोल रही हूँ, ट्रैकिंग कार चाहिए या फिर ट्रैकिंग वाली बाइक चाहिए जिससे आप पहाड़ चढ़ना चाहते हो, आप ट्रैकिंग वाली गाड़ी मांगते हो, और वहां आपको दे देता है वो, आपको स्प्लेंडर दे देता है, स्प्लेंडर दिलवा देता है। तो क्या स्प्लेंडर से आप ट्रैकिंग कर सकते हो? नहीं, स्प्लेंडर से आप ट्रैकिंग बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आई होप ट्रैकिंग का मतलब सबको पता है, वो पहाड़ चढ़ते हैं ना, जो उसको ट्रैकिंग कहते हैं, ठीक है, तो एडवेंचर करना, है ना। तो अगर आपको वो जो कार सेलर है, वो कार सेलर जो है वो आपको सजेस्ट कर देता है स्प्लेंडर लेने के लिए, और आप स्प्लेंडर लेकर आ जाते हो और फिर उससे ट्रैकिंग करने जाते हो, तो क्या ये सही है? नहीं। जब आपने अपना पर्पस और ओकेजन शॉपकीपर को बता दिया, सेलर को बता दिया, तो उसको ट्रैकिंग कार के लिए कभी भी, ट्रैकिंग बाइक के लिए कभी भी आपको स्प्लेंडर सजेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ कार सेलर कर देता है जानबूझकर, तो फिर आपको रेमेडी मिलेगा कि रिटर्न द गुड एंड रिकवर द प्राइस, ठीक है, एंड रिकवर द प्राइस, ठीक है। यही चीज आप लोग को बतानी थी। चलिए मैं थोड़ा पॉइंट्स आप लोग को लिखवा देती हूँ। चलिए, इफ यू आर अगर आप लोगों को लिखने में इंटरेस्ट है तो लिख लीजिए कि यहाँ पे आप क्या सोचते हो, यहाँ पे आप सोचते हो, यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन मतलब कब 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 सेलर को वो गुड्स वापस लेना पड़ेगा और पैसे आपको वापस देना पड़ेगा, तभी तभी जब आप अपना ओकेजन पर्पस सब कुछ बता देते हो। लिखिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए, मैं इसको लिखवा दे रही हूँ। बायर बायर हैज इन्फॉर्म्ड द स्पेसिफिक पर्पस, बायर ने अपना स्पेसिफिक पर्पस बता दिया है। बायर हैज इन्फॉर्म्ड, चलिए फटाफट से लिख लीजिए, नहीं टाइम लगेगा। बायर हैज इन्फॉर्म्ड द स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। सेलर हैज बीन डीलिंग इन दैट स्पेसिफिक गुड, अच्छा, सेलर हैज बीन, इसका मतलब क्या हुआ, सेलर हैज बीन डीलिंग इन दैट स्पेसिफिक गुड, इसका मतलब कि जो वो गुड्स, जो कुछ कार के बारे में जानता ही नहीं है, उससे उस कार के बारे में अगर पूछेंगे तो वो क्या बता पाएगा, वो कुछ नहीं बता पाएगा, और उसके बेसिस, उसके कहने पे अगर आप गुड लेंगे तो आप गलत ही लेंगे। इसका मतलब सेलर को पहले से उस गुड्स से डील करना होगा, मतलब वो पहले से उस गुड्स के बारे में मास्टर हो, जानता हो पहले से, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बायर हैज रिलाइड अपॉन सेलर, मतलब बायर को खुद उस गुड के बारे में, बायर सिर्फ अपना अपना क्या बता देता है, अपना सिर्फ डिमांड बता देता है, अपने स्पेसिफिकेशन और जरूरत बता देता है, पर्पस बता देता है ना।
तो इसका मतलब बायर पूरी की पूरी तरह से किस पर डिपेंड करता है, रिलाई करता है, रिलाइड लिख दीजिए ना, RELIED। बायर रिलाई कर गया पूरा का पूरा उस सेलर से जिससे उसने सजेशन लिया, ठीक है। बायर हैज रिलाइड अपॉन सेलर। ओके, दैट वाज ऑल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या इम्प्लाइड कंडीशन है जो कि बायर अपना गुड्स खरीदता है तो वो सोचता है उसके गुड्स में हो ही, वो सोचता है कि उसके गुड्स का टाइटल बिल्कुल प्योर है, प्योर डिस्प्यूटेड टाइटल ना हो। इसका मतलब कंडीशन एज टू टाइटल होना चाहिए, ठीक है, चोरी का नहीं होना चाहिए गुड्स। दूसरा, वो सोचता है कि जैसा शॉपकीपर उसको सैंपल दिखा के बेच रहा है पूरा का पूरा गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तीसरा, वो समझता है कि जैसा डिस्क्रिप्शन दी जा रही है गुड्स की उसी तरह की वो गुड्स होने चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम। चौथा हमने पढ़ा, फोर्थ पॉइंट था कि गुड्स जैसे सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों को मैच करने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट वाज गुड्स करिस्पॉन्ड टू सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट था मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। इसका मतलब उसका क्वालिटी जो होना चाहिए वो अच्छा क्वालिटी होना चाहिए और वो बेचने लायक होना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल पर्सन देखे तो वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस से समझ पाए कि इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, या कोई डिफेक्ट है तो उसको सामने से नजर आना चाहिए, कोई भी डिफेक्ट हिडन नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने कुछ कंडीशंस पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि गुड्स जो होना चाहिए होलसमनेस होना चाहिए, मतलब फिट फॉर कंजम्पशन पर्पस होना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि क्वालिटी और फिटनेस ऑफ पर्पस। अगर परचेजर को, बायर को उस गुड्स के बारे में, जो गुड वो ले रहा है वो पहली दफा ले रहा है, उसको नहीं पता है, तो वो सेलर को अपना पूरा डिमांड और स्पेसिफिकेशन बताएगा और वो सेलर पर रिलाई करेगा और उसके अकॉर्डिंग गुड खरीदेगा। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला तो उसको फिर रिलीफ मिलेगा और रिलीफ में उसको वो गुड्स रिटर्न हो जाएगा और फिर उसको प्राइस भी वापस मिल जाएंगे। सो दैट वाज ऑल इम्प्लाइड कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट अपने लोग पढ़ेंगे इम्प्लाइड वारंटी, ठीक है। नेक्स्ट अपने लोग पढ़ेंगे इम्प्लाइड वारंटी। टिल देन बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा यू कैन लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जो भी आपके एसओएल वाले फ्रेंड्स हैं जिनको देखना है, जिनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी पॉइंट को समझने में दिक्कत हो या और एग्जाम्पल्स की जरूरत हो, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, इट्स ऑलवेज वेलकम। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। Okay, bye bye. Take care.